जाती थी और एक साड़ी अपने बैग में डालकर ले जाती थी। जब वो कपड़े उनके गंदे हो जाते थे रास्ते में कंकड़ पत्थर से, तो जाकर अपने उस गांव में उस चबूतरे पर जाकर कपड़ों को चेंज कर लेती थी जहां वो पड़ जाती थी। और वो वाली साड़ी जो मैं पहन लेती थी, साड़ी बैग में रख लेती थी। वापस जब आती थी तब तो पर आकर फिर तीसरी साड़ी वो चेंज कर लेती थी और पहन लेती थी। वो दोनों जो गंदी साड़ी हो चुकी थी धुलकर डाल देती थी। आप सोचिए, इतनी मुसीबत में, इतने सर्च में उन्होंने इन बालिकाओं के लिए रास्ता खोला पढ़ाई का। और तब जाकर, हालांकि जब ये काम वो कर रही थी तब उनके गांव के लोग, रूढ़िवादी लोग संतुष्ट नहीं हुए। जब कोई उनको रास्ता नहीं मिला इनको रास्ते में रोकने के लिए, तब उन्होंने इनके ससुर जी को समझा दिया, ज्योतिबा फुले के पिता को समझा दिया कि भाई ये ठीक बात नहीं है कि जिन बालिकाओं की, जिन महिलाओं की पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ये लड़की, ये बालिका, ये बहू आपकी ये सही काम नहीं कर रही है। अंततः इन्होंने दो ऑप्शन रखे गए कि या तो घर छोड़ दो या अपना ये आंदोलन छोड़ दो। माता सावित्रीबाई फुले के सामने दो विकल्प रखे गए समाज के द्वारा, उनके ससुर के द्वारा, कि या तो ये मिशन छोड़ दो, ये कार्य करना छोड़ दो, सामाजिक कार्य, शिक्षा का कार्य, या फिर घर छोड़ दो, दूसरा विकल्प। तो मेरे साथियों, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिशन नहीं छोड़ा। अंबेडकर, अब तो हम जिसे मिशन कहते हैं, अंबेडकर मिशन कहते हैं, उस सामाजिक आंदोलन को नहीं छोड़ा, उन्होंने घर छोड़ दिया। और जब घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद व्यक्ति को पता लगता है कि अब कहां जाएं। जब घर छोड़ दिया तब उन्हें एहसास हुआ इस बात को, बगैर घर के जिंदगी कैसी होती है। लेकिन मेरे साथियों, अगर आपका संकल्प अटूट हो, विश्वास अटूट हो, तो रास्ता मिल जाता है। उन्होंने जब घर छोड़ा, चलते चलते आगे उनकी ही एक मित्र फातिमा शेख मिल गई। फातिमा शेख मुस्लिम महिला थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्यों घर छोड़ दिया आपने? पूरी व्यथा उन्होंने बताई। और इसके बाद फातिमा शेख ने उनका साथ दिया। मेरे साथियों, अपना घर दिया और अपने घर में ही क्लासेस चलाने का कार्य किया माता सावित्रीबाई फुले ने। इतना ही नहीं, जब पहला विद्यालय खोला 1848 में माता सावित्रीबाई फुले ने, तो पहला विद्यालय खोलने में भी फातिमा शेख का बहुत बड़ा साथ था। मेरे साथियों, जब जब हमारा समाज, हमारे समाज के महापुरुष किसी संकट में आए हैं, इस देश के मुसलमानों ने हम सभी का साथ दिया। मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखिए, इस देश के मुसलमानों ने हमेशा आपका साथ दिया। जब बाबा साहब महान सत्याग्रह करने जा रहे थे, मीटिंग करना चाह रहे थे, मीटिंग करने के लिए जगह नहीं दी रूढ़िवादी लोगों ने, तब भी एक मुसलमान साथी ने आगे आकर कि मेरा खेत खाली है, जैसे आज यहाँ पर मीटिंग के लिए आदरणीय अशोक भारती जी आगे आए हैं, इसी तरह से एक खेत खाली था उनका, मेरे खेत में आप मीटिंग करिए, मैं आपको खेत देता हूं। जब जब हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के महापुरुष संकट में फंसे हैं, और जिस समय इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी अपनी बहन मायावती शासन सत्ता में आई थी, उस समय मुसलमानों ने साथ दिया था। इस बात को ध्यान रखिए मेरे। और आज की डेट में जो सपना आपका अधूरा है इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का, ये सपना अधूरा है कि नहीं है? ये सपना आपका अधूरा है। और जिस दिन मुस्लिम साथी भरपूर तरीके से साथ आपको दे दें, आप चाहे संख्या के हिसाब से, चाहे जैसे आंकड़ा लगा लीजिए मेरे साथियों, आप शासन सत्ता में होंगे, प्रधानमंत्री आप। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हम आपको इन बहुजन बौद्ध महापुरुषों का और आपका स्वयं का इतिहास बताने के लिए आपके गांव में आए हैं, आपके बीच में आए मेरे साथियों। इतिहास जानेंगे तो आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण आप कर पाएंगे, यही बताने के लिए हम आपके बीच में आए। आज जब बाबा साहब की बात हो रही मेरे साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज
जो कुर्मी समाज से थे, आज जो हम इतने बड़े पद पर हैं, हमारे जो साथीगण पढ़ लिखकर सफल हुए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिला, छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से थे मेरे साथियों, लेकिन अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण लागू करने का कार्य, रिजर्वेशन लागू करने का कार्य छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे चलकर 1930, 31, 32 में जब बाबा साहब लंदन गए थे, तो प्रतिनिधित्व की मांग, समान नागरिकता की मांग, शिक्षा में प्रतिनिधित्व की मांग, नौकरी में प्रतिनिधित्व की मांग। जब हम प्रतिनिधित्व शब्द की बात कर रहे हैं तो आरक्षण समझिएगा मेरे साथियों। प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि अगर हम 22% की संख्या में हैं तो हमको 22% भागीदारी चाहिए। ये मांग बाबा साहब ने लंदन में की थी मेरे साथियों, 1930, 31, 32 में। और ये रास्ता मिला था छत्रपति साहू जी महाराज से, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। आप सभी ने उनको नमन किया है। आज संत गाडगे बाबा आपके बीच में हैं। संत गाडगे बाबा ने ऐसे ही छोटी छोटी मीटिंग करके 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भी अपना घर छोड़ा, अब गांव गांव जाकर समाज को जागरूक करने का कार्य किया था मेरे साथियों। संत गाडगे बाबा बाबा साहब को इतना प्यार करते थे, आप जरा महसूस करिए। हम एक घटना का जिक्र करते हैं। संत गाडगे बाबा ने एक बात कही थी कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। संत गाडगे बाबा ने यह भी कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपके घर में बर्तन है, अपने बर्तनों को बेच दो, रोटी सब्जी हाथ पर रखकर खा लो, लेकिन बर्तन बेचकर जो पैसा मिले उससे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये बात संत गाडगे बाबा ने आज से 100 साल पहले कह दी थी मेरे साथ। संत गाडगे बाबा धोबी समाज से बिलोंग करते थे। संत गाडगे बाबा बाबा साहब को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। इतना सम्मान कि 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे मेरे साथियों, तो संत गाडगे बाबा इतना दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि उस दिन से ही वो खाना पीना छोड़ देते हैं। उस दिन से ही वो खाना पीना छोड़ देते हैं, कोई भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। और आपको बता दें 20 दिसंबर यानी कि लगभग 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद 20 दिसंबर 1956 को ही संत गाडगे बाबा बाबा साहब की याद में अपने प्राणों को त्याग देते मेरे साथियों। इतना वो चाहते थे बाबा साहब को, आप सोच सकते हैं। इतना तो कोई अपने बेटा बेटी को नहीं चाहता होगा, लेकिन संत गाडगे बाबा ने, बाबा साहब जब उन्होंने कहा कि बाबा साहब ही नहीं है, हम जीकर क्या करेंगे, और छोड़ दिए अपने प्राणों को मेरे साथियों। ऐसे महापुरुष आपके बीच में आए हैं। ये साधारण मीटिंग नहीं है, ये असाधारण मीटिंग आपके बीच में हो रही है, आपकी गरिमामय उपस्थिति में हो रही है। बाबा साहब के बारे में जितना बताएं कम है, जितना बताएं। बाबा साहब की फोटो जो आप देख रहे हैं मेरे साथियों, बाबा साहब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात करें उससे पहले मानवर कांशीराम साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मानवर कांशीराम साहब के बारे में, इनके माता पिता ने एक बहुत बड़ा सपना सजाया था। मानवर कांशीराम साहब के माता पिता ने, जानते हैं वो सपना क्या है? जो सपना हम सभी का होता है, हम सभी के, जो सभी बच्चों के माँ बाप, आप सभी लोग हैं, पिता है, कोई माँ है, कोई भाई है, और सभी का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बड़े अधिकारी बने, डीएम एसडीएम बने। इस तरह का सपना होता है हम लोगों का, होता है कि नहीं होता है? और ये सपना मानवर कांशीराम साहब के माता पिता का भी था। ये सपना माता पिता जो मानवर कांशीराम साहब के थे, उनका भी ये सपना था।
कि हमारा बेटा बड़ा होकर वैज्ञानिक बने। क्या बने? वैज्ञानिक बने। आप छोटे छोटे बच्चे बैठे हो ना, आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए सोचना कि आप बड़े होकर बनेंगे क्या। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या डीएम बनेंगे, या कोई और बड़ा अधिकारी बनेंगे, या प्रोफेसर बनेंगे, या हमारी तरह आप शिक्षक या प्रधानाचार्य बनेंगे। आप आज से ही सोचना शुरू कर दो। जिंदगी में आपने जो इंसान का जन्म लिया है, आप बड़ा होकर क्या बनोगे। आपको सोचना है, आज से नाम रोशन करना है। आप सोचो जिस दिन डीएम बनेंगे किसी जिले में, और जब आप इस गांव में आएंगे, अपने इस गांव के अंदर हजियापुर में आएंगे, उसड़ी में आएंगे, तो जानते हैं जैसे ही जिला 9 के अंदर प्रवेश करेंगे, लोग वहीं से आपका सम्मान करने के लिए तत्पर होंगे। वहीं से बड़े वैज्ञानिक बनकर आप आएंगे। लोग जिस तरह से आज हमारे अतिथियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया, इतना ही नहीं, आपके आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी, लोग चलेंगे, पुलिस फोर्स चलेगा। जब बहन कुमारी मायावती चलती है तो सैकड़ों की संख्या में आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं कि नहीं चलती हैं। ऐसा आपको बड़ा आदमी बनना है। नदईपुरवा गोविंद पीसीएस अधिकारी बने हैं, करसा के रवि साहब बता रहे हैं। तो ये उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। आप सोच कर देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम लोग, ये साधारण मीटिंग नहीं है, यहाँ से सब लोग, चाहे छोटे हों बड़े हों, जो बड़े होंगे वो ये संकल्प लेंगे कि अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा अधिकारी बनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे मान्यवर कांसी राम साहब का। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान देना है आपको। मान्यवर कांसी राम साहब पढ़ लिखकर बड़े वैज्ञानिक बने, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। इस देश में सबसे बड़ा अगर वैज्ञानिक होता है तो वो डीआरडीओ संस्था का होता है। जो साथी हमारे पढ़े लिखे हैं वो इस बात को जानते हैं। डीआरडीओ में बस मान्यवर कांसी राम साहब वैज्ञानिक बने। 1964 में एक घटना घटती है उनके जीवन में। 1964 में, ध्यान कर लीजिए मेरे साथियों, 1964 में एक घटना घटती है। वो घटना ये कि जब वो वैज्ञानिक थे तो उनके ही विभाग में एक चपरासी थे, दीना भाना, वाल्मीकि समाज के दीना भाना चपरासी थे, 4th ग्रेड में थे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, 1964 की घटना बता रहे हैं। 1964 में दीना भाना ने क्या किया, अपने विभाग से छुट्टी मांगी कि हम अंबेडकर जयंती मनाएंगे, इसे हमको 1 दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन वो छुट्टी मेरे साथियों उसके विभाग में नहीं मिली। दीना भाना को वो छुट्टी नहीं मिली। दीना भाना ने क्या किया, डीआरडीओ विभाग के मेन गेट के सामने दरी बिछाकर बैठ गए रोड पर, और कहा जब तक हम छुट्टी नहीं ले लेंगे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, हम इस रोड से हटेंगे नहीं। बैठे थे अकेले। हम आप सभी ने जो थोड़े जागरूक थे, बाबा साहब से परिचित थे, उन सभी ने दीना भाना वाल्मीकि का बहुत साथ दिया। और धीरे धीरे देखते ही देखते भीड़ जुट गई वहां पर। जब भीड़ जुट गई, रोड जाम हो गया, तो मेरे साथियों मान्यवर कांशीराम साहब को पता चला ये बात कि एक छोटा सा आदमी, इस विभाग का कर्मचारी, 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसको हम लोग चपरासी भी कह देते हैं, वो व्यक्ति बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दिया। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा चलो चलकर देखते हैं। और वो पहुंचते हैं वहां पर, उस मीटिंग में, उस धरना स्थल पर पहुंचते हैं। धरना स्थल पर जब जाते हैं मान्यवर कांशीराम साहब, तो दीना भाना से बात करते हैं। दीना भाना से बात करते हैं कि ये बताओ ऐसा क्या है बाबा साहब में जो तुमने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी,
अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? थोड़ी सी आपको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, उस छोटी सी सैलरी में आपका घर परिवार चलता है। लेकिन अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आप पूरे विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जो दीना भाना वाल्मीकि ने जो मान्यवर कांशीराम साहब को समझाया, हम आपको बता दें, उनकी जिंदगी बदल गई। मान्यवर कांशीराम साहब से दीना भाना ने बोला कि मेरी नौकरी चली जाए, कल जाना हो तो आज चली जाए, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, हम बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए छुट्टी लेकर रहेंगे। तब मान्यवर दीना भाना ने मान्यवर कांशीराम साहब को 2 किताबें दी। 2 किताबें कैसे हमारे आपके जीवन में किताबें परिवर्तन कर देती हैं, हम लोग महसूस करेंगे आज। 2 किताबें, एक जाति का विच्छेद, जाति का उच्छेद, जाति का बीज नाश, इस नाम से एक किताब है जो बाबा साहब ने स्वयं लिखी है। उस किताब को लाकर मान्यवर साहब को दे दिया, मान्यवर कांशीराम साहब को दे दिया कि जाइए ये किताब पढ़िए आप पहले। एक किताब और उन्होंने दिया, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। उस समय हम सभी लोग अछूत कहे जाते थे। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये 2 किताबें बाबा साहब ने स्वयं लिखी थी। और ये दोनों किताबें दीना भाना वाल्मीकि ने, जो छोटा सा कर्मचारी था उस संस्था में, DIDO में, मान्यवर कांशीराम साहब को लाकर दे दिया। मान्यवर कांशीराम साहब उन दोनों किताबों को पढ़ते हैं और मेरे साथियों पूरी रात बीत जाती है, पूरी रात उन किताबों को पढ़ते हैं और पढ़ते 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 जब रात का 2 बज जाता है तो उनकी माता, जिन्होंने ये सपना देखा था कि मेरा बेटा एक वैज्ञानिक बनेगा, बेटा वैज्ञानिक बना, लेकिन वो रात उनके जीवन को बदलने वाली थी मेरे साथियों। और उस माँ पे, जिसने अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाया, उस माँ पर कहर टूटने वाला था वो रात। उस रात को रात के 2 बजे जब माँ ने कांशीराम साहब से कहा कि बेटा आज क्या हो गया तुझे, रात का 2 बज गया है, तूने खाना नहीं खाया, ऐसा क्या है इस किताब में कि तू जो है खाना नहीं खा रहा है, सोने भी नहीं जा रहा है। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने जो जवाब दिया वो ध्यान रखना मेरे साथियों। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि इस किताब में हम उस चाबी को ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। इस किताब में हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान छिपा है। हम उस चाबी को खोजने का कार्य कर रहे हैं जो आज के बाद इस बहुजन समाज को शासन सत्ता में लाने का कार्य करेगा मेरे साथियों। और वो चाबी बताओ खोजी कि नहीं खोजी मान्यवर कांशीराम साहब ने। 1964 में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना घर छोड़ दिया और ये कहा कि आज के बाद मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, किसी के मरे जिए शादी विवाह बारात में नहीं जाऊंगा। पारिवारिक रिश्तों से उन्होंने नाता तोड़ लिया मेरे साथियों। लेकिन एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर मेरा कोई परिवार है तो ये पूरा बहुजन समाज है इस भारत देश का जो मेरा परिवार होगा। और इस बहुजन समाज को इस देश के अंदर स्थापित करने का कार्य किया। आप कहेंगे समाज को जगाया कि नहीं, तो हम कहते हैं जब 2007 आया तो 2007 में आपकी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार जब इस उत्तर प्रदेश में बनी तो वही बहुजन समाज माननीय कांशीराम साहब ने जगाया था मेरे साथियों। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।